देशात अमर अकबर अँथनी अशी ओळख असणारे देशाच्या राजकारणामध्ये हे तीन लोक, ज्यामध्ये एक प्रथम शरद पवार जे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आहेत, त्यानंतर संगमा आणि तारिक अनवर. सर्वात प्रथम संगमा यांनी पक्ष सोडला, त्यानंतर तारिक अनवर यांनी पक्ष सोडला. आता शरद पवार फक्त एक अमर उरलेले आहेत. तारिक पवार अनवरांनी ही का भूमिका घेतली, यामागे त्यांचं काय उद्दिष्ट होतं, कशामुळे हा निर्णय घेतला, हे थेट जाणून घेऊया. माझ्यासोबत तारिक अनवर है. सर, आपका स्वागत है TV9 में. आपने जिस तरह से अचानक से ये निर्णय लिया, इस निर्णय लेने के पीछे क्या भूमिका रही आपकी? देखिए, मैं तो अपने चुनाव क्षेत्र में था, संसदीय क्षेत्र में बहुत इंटीरियर का हमारा कार्यक्रम चल रहा था. इसी बीच मुझे इस बात की जानकारी मिली कि शरद पवार जी ने कोई स्टेटमेंट दिया है, तो उसको मैंने जानने की कोशिश की. फिर उसको मैंने खुद स्वयं देखा, पढ़ा. तो उस बयान से ऐसा महसूस हुआ कि कहीं न कहीं हम प्रधानमंत्री का पक्ष ले रहे हैं. तो हमको लगा कि ये पवार साहब का बयान नहीं हो सकता है, और हम इस बात का इंतज़ार करने लगे कि हो सकता है देर सवेर उनका खंडन इस पर आ जाएगा. तो लगभग हमको लगता है 24 घंटे से ज़्यादा हमने इंतज़ार किया और उनका कोई खंडन नहीं आया. और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उनके बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का एक ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने पवार साहब के उस बयान का, जो रफ़ाल से जुड़ा हुआ मामला था, उस रफ़ाल को लेकर जो देश में एक अभियान चल रहा है, उसको लेकर वो बयान था. तो इसलिए हमको लगा कि ये अमित शाह ने जो स्वागत किया उनके भाषण का या उनके बयान का, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को वो सूट कर रहा है. लेकिन तो भी मुझे विश्वास था कि कहीं ना कहीं उसका खंडन आएगा. लेकिन जब 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई खंडन नहीं हुआ, क्योंकि अमित शाह का जब ट्वीट आया तो उसके बाद तो फौरन तत्काल उसका खंडन होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ. तो जब एक लंबे समय तक हम उसका इंतज़ार करते रहे, और जब खंडन नहीं आया तो हमको लगा कि हमारी पार्टी का जो की दिशा है वो गलत रास्ते पर जा रही है, और इसलिए हमको कुछ फैसला लेना चाहिए, कुछ निर्णय लेना चाहिए और इसका विरोध करना. लेकिन जिस तरह से आपने अचानक से विरोध की भूमिका ली, क्या आप इस तरह की कोई घटना घटे या फिर शरद पवार खुल के कोई अलग से PM के साथ जाए, उस तरह के वक्तव्य में सपोर्ट करे, इसकी राह देख रहे थे? आपको लग रहा था क्या? नहीं, मैं यही समझ नहीं पाया. हालांकि पिछले दिनों पवार साहब लगातार विपक्ष को एकजुट करने में उन्होंने अपनी एक भूमिका निभाई थी, और ऐसा लगता था कि लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर प्रकार से मोर्चा लेने को तैयार है. लेकिन एकाएक ये बयान, जो ऐसे वक्त पे बयान आया जब रफ़ाल को लेकर पूरे देश में एक अभियान चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ, और बहुत गंभीर आरोप है उनके ऊपर कि राफेल डील में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, और एक व्यक्ति विशेष को उसकी मदद करने के लिए. आपको लगा कि शरद पवार PM के नज़दीक है और उसी तरह ये वक्तव्य दिया, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, हमको ऐसा नहीं लगा. हमको लेकिन ये लगा कि कहीं ना कहीं इसका लाभ प्रधानमंत्री को मिलेगा, क्योंकि शरद पवार जी का कद बहुत ऊंचा है और उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है, देश की राजनीति में एक जाना पहचाना चेहरा है. तो अगर वो किसी तरह भी अगर कोई ऐसी बात कहते हैं जिसका फ़ायदा प्रधानमंत्री को मिलता है या
भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो वो बहुत ही चिंता का विषय है। और यही बात मेरे दिल और दिमाग में लगातार एक प्रकार से हम उससे प्रभावित हुए। नहीं, लेकिन पिछले 1.5 दशक से आप साथ में हैं और देखा गया है कि एक एक बड़ा नेता पार्टी छोड़ के गया है। क्या लगता है कि आपको इस पार्टी में कोई भवितव्य या भविष्य नहीं दिख रहा, इसलिए आपने निर्णय लिया? क्या ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, हम लोग तो सब कुछ जो भी हमारा राजनीतिक पूंजी थी उसको दांव पर लगाकर पवार साहब के साथ गए थे, एनसीपी में गए थे। और एनसीपी की स्थापना से लेकर अब तक की जो यात्रा रही उसमें हर जगह हम उनके साथ रहे। और हमें बहुत अच्छा लगा ऐसा निर्णय लेने में, ऐसी बात नहीं है। मुझे खुद बहुत दुख हो रहा था क्योंकि जिस पार्टी में हमने इतना योगदान दिया हो, अपने इतने राजनीतिक साल और वर्ष जिसको हमने दिया हो, उस पार्टी को हम छोड़कर या छोड़ने पर मजबूर हो जाएं तो ये हमको अच्छा नहीं लगा। नहीं, इसके पूर्व भी तो काफी सारे बातें उभर कर आई थी एनसीपी और बीजेपी के संबंध को। यही बात उस वक्त आपने निर्णय क्यों लिया और अब क्यों निर्णय ले रहे? हमने उस वक्त भी ये बात उठाई थी और ये मामला लगातार पार्टी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था, तो हमने पवार साहब को 1-2 बार इस बात से आगाह किया कि हम लोग की छवि थोड़ा धूमिल हो रही है, प्रो बीजेपी हो रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक रहे हैं। क्योंकि जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ और वहाँ की जब सरकार बनाने की बात आई तो उस समय शिवसेना का रुख थोड़ा दूसरा था, भारतीय जनता पार्टी के विपरीत था। लेकिन हम लोगों ने उस सरकार को समर्थन दिया बाहर से और अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, तो उससे भी एक गलत मैसेज गया था। लेकिन उस वक्त पवार साहब से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने महाराष्ट्र के राजनीतिक स्थिरता को देखते हुए हमने समर्थन दिया है। तो हम उस वक्त फिर खामोश हो गए क्योंकि वो मामला महाराष्ट्र तक सीमित था। फिर गुजरात में भी कुछ इस तरह की घटना हुई, राज्यसभा के चुनाव में भी जो भूमिका हम लोगों की रही वो संदिग्ध रही। हमने वोट दिया कि नहीं दिया ये उसका कोई बहुत क्लियर कट सबूत नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें हुई है एक के बाद दूसरे, और उससे पार्टी की जो है वो छवि थोड़ा हम ये मानते हैं कि उससे नुकसान पहुंचा था। लेकिन अभी जो मामला था, अभी जब सारे देश के अंदर विपक्ष एकजुट होकर राफेल जो जहाज़ है उसको लेकर, उसके सौदे को लेकर जो विवाद चल रहा है या जो लोगों में एक संदेह की स्थिति बनी हुई है, उसमें फिर पवार साहब का इस तरह का जो बयान आया, हालांकि उन्होंने बाद में नहीं, बीच में इस तरह की चर्चा भी हुई थी कि कांग्रेस में एनसीपी को मिल जाना चाहिए और पूरे भारत में इकट्ठा होकर बीजेपी का विरोध करना चाहिए। ऐसा कोई सोच थी आपके इसमें? हाँ, हमारी सोच तो थी। हमने एक मशवरा दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि बेहतर होगा कि हम लोग इससे, क्योंकि देश के सामने जो चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति चल रही है देश के अंदर, जो समाज के अंदर एक बिखराव पैदा हो रहा है, एक सांप्रदायिक माहौल बन रहा है देश में, इससे बचने के लिए आवश्यक है कि हम लोग जो समान विचारधारा के लोग हैं वो एक जगह जमा हों। और अगर किसी तरह का अगर कांग्रेस में मिलने में कोई परेशानी है तो बाहर से ही सही एक मजबूत गठबंधन बने और उस गठबंधन के तहत हम लोग काम आगे बढ़ाएं। मैं समझता हूँ कि उसमें पवार साहब का भी प्रयास रहा है, कोशिश रही है कि एक मजबूत गठबंधन बने। वहाँ तक तो कोई ऐसी परेशानी नहीं लगी। जिस तरह से आपने निर्णय लिया और चर्चा हो, आपने भी बताया कि पिछले बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है कि बीजेपी के नज़दीक जाने की कोशिश हुई है।
आपको कभी लगा नहीं पिछले 1.5 दशक में कि आपने गलती की है? आपका भवितव्य जो था, भविष्य था, वो काफी उज्जवल रह सकता है अगर दूसरी कोई पार्टी होती। कांग्रेस जैसी पार्टी में अगर आप नेता होते तो आप बड़े नेता हो सकते थे आज, ऐसे लगता है? नहीं, ये बात सही है कि हम लोगों ने जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी तो एक हम लोग की ये सोच थी कि एक कांग्रेस विचारधारा पर आधारित एक अल्टरनेटिव हम बनाएं और पूरे देश के पैमाने पर एक राष्ट्रीय पार्टी बने। लेकिन वो बनाने में हम लोग सफल नहीं हुए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मूल्यतः वो महाराष्ट्र तक सीमित रह गई, महाराष्ट्र से हम लोग बाहर नहीं निकल पाए। तो ये बात सही है कि चूँकि हम आते थे बिहार से, तो इसलिए उसका जो राजनीतिक लाभ हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। और लेकिन हम पवार साहब का इस मामले में बहुत आदर और सम्मान करते हैं कि उन्होंने 2 बार मुझको राज्यसभा में महाराष्ट्र से लाया। जब मैं चुनाव हार गया लोकसभा में तो उन्होंने एक मौका दिया पार्लियामेंट में आने का, और उनकी तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं है। पार्टी के अंदर हमेशा उन्होंने हमें तरजीह दिया, विश्वास में लिया, और जब भी कोई मौका आया तो मेरी जो राजनीतिक हैसियत है उसका ध्यान रखा। लेकिन जिस तरह से आपने निर्णय लिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल हो या सुप्रिया सुळे हो या अलग कोई और नेता हो, वो कह रहे हैं हमने तारिक अनवर जी को तो काफी कुछ दिया है। दो आपने जैसे बोला है कि राज्यसभा दिया, लोकसभा का चुनाव आप चुन कर आए, लड़ कर आए। लेकिन जिस तरह से अभी आपने कहा कि पूरे 24 घंटे में कोई उनसे आपको संदेश नहीं मिला, इससे ज्यादा संदेह हुआ कि आपने निर्णय लेने के पहले एक बार शरद पवार जी से बात करना चाहिए थे। ये गलती की आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये हम मानते हैं कि हमको बात करनी चाहिए थे और उसको बताना चाहिए था कि उनके इस बयान से एक भ्रांति पूरे देश में फैल रही है और उसका खंडन किया जाना चाहिए। लेकिन हमको ऐसा लगता था कि पवार साहब खुद ही एक राजनीतिक सोच के आदमी हैं, सूझबूझ के आदमी हैं, तो वो खुद अपने आप इस काम को करेंगे, उसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब अमित शाह का ट्वीट आ गया और उनके उस बयान का स्वागत उन्होंने किया, तो उसी समय तत्काल उस वक्त पवार साहब का बयान आना चाहिए था या ट्वीट भी आ जाना चाहिए था, तो उससे कम से कम उसका खंडन हो जाता। वो हुआ नहीं, इसलिए आपने निर्णय लिया। लेकिन आपको लगा कि आखिर क्या वजह है कि उसका खंडन नहीं हो रहा है, क्या कारण? नहीं, आप इसके जैसे आपने इसके पहले ही मैं पूछा था कि इसके पहले बहुत सारी घटनाएं हुई है बीजेपी के नज़दीक जाने को। इसी मौके को आपने क्यों चुना? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है, इसलिए चुना आपने कि शरद पवार जी के साथ आपकी जो नज़दीकियाँ थी वो कम हो रही है, ये इसमें है? नहीं, हमारे और उनके संबंध में कभी कोई बिगाड़ नहीं हुआ। और हमने जैसा पहले कहा कि हमेशा उनका स्नेह हमको मिलता रहा है और उन्होंने हमेशा विश्वास में हमको लिया है। लेकिन अभी का मौका हम ये कह सकते हैं कि ये मामला हमको काफ़ी गंभीर लगा, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है। और आज देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है वो घिरी हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि लोगों का विश्वास इस बात में बनता जा रहा है कि राफेल डील में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। तो इस मौके का हम लोगों को लाभ उठाना चाहिए। उसमें गलती कर दी शरद पवार ने, ऐसे लगता है आपको? अब जानबूझ के तो नहीं की, जैसा उनका बयान और लोगों का बयान आया है कि उनके कहने का अर्थ नहीं था, उनके बयान को तोड़ ममोड़ के रखा गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर तोड़ ममोड़ कर भी रखा गया तो उसका खंडन और कॉन्ट्रडिक्शन तो उसका आना चाहिए था। नहीं, जिस तरह से पवार साहब की छवि है, एक काफ़ी ऐसे बोलते हैं कि एक बड़ा व्यक्तिमत्व जो राजनीति में बड़ी सोच रखता है, महाराष्ट्र में उनको जानते राजा का से, ऐसे व्यक्ति से ऐसी गलती हो सकती है क्या? आपको क्या लगता है? यही सब लोग सवाल करते हैं, यही बात करते हैं कि अगर ये बात उन्होंने कही तो कैसे कही, और नहीं कही तो फिर मीडिया ने कैसे उसको उछाल दिया। तो दोनों बातें हैं। अगर उन्होंने कही तो पवार साहब जैसे व्यक्तित्व से और सूझबूझ वाले व्यक्ति से, ख़ास तौर पर जिनको राजनीतिक
राजनीति का बहुत ज्ञान है और बहुत लंबा अनुभव है, वो ऐसी बात कर सकते हैं। ये लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप दोनों के संबंध थे, हमने भी दिल्ली में देखा है, पार्लियामेंट हो या फिर आपके बड़े बड़े अधिवेशन हो या पूरे देश भर में, आप बिहार से आते हैं और पूरी आपकी जो पार्टी है वो महाराष्ट्र में सीमित होकर रहेगी है। इसकी ग्लानि थी आपको कि आप बिहार में कुछ नहीं कर पाए पार्टी को, या फिर ये बात सही है कि हम इसको अपनी विफलता भी मानते हैं। पार्टी की सिर्फ विफलता नहीं है कि हम बिहार पे जो फोकस होना चाहिए था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, वो नहीं हो पाया। और पिछले 15 साल में या 17 साल जो भी टाइम हुआ मिला हम लोगों को, तो एक पार्टी का जो स्ट्रक्चर बिहार में बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। लेकिन उसके लिए हम पवार साहब को नहीं, हम अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं कि चूँकि हम बिहार से आते हैं, वो हमारी भी जिम्मेदारी थी। और लेकिन इसका कारण एक ये भी रहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में पवार साहब का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा व्यस्त हो गए थे। हाँ, व्यस्त थे और वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। समय जो उनको देना चाहिए था एक राष्ट्रीय पार्टी होने की हैसियत से दूसरे राज्यों में, शायद वो नहीं निकल दे पा रहे थे, इसलिए हो गया। अभी तो आपने निर्णय ले लिया है, आपने इस्तीफा भी दे दिया है, अब आपके पास क्या पर्याय है? अभी कोई विकल्प अभी तो है नहीं, लेकिन हमारा जो अपनी सोच है वो ये है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता हम हैं, तो जाहिर है कि आगे भी हमको राजनीति करनी है। तो हम ऐसे दल में या ऐसी पार्टी में ही जाना पसंद करेंगे जिसकी छवि धर्मनिरपेक्ष पार्टी की है। कांग्रेस के बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत चर्चा है कि कांग्रेस में आप पर्याय है आपके सामने, बहुत चर्चा आ रही है कि आपने अभी हमारी कांग्रेस के किसी नेता से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ये बात सही है कि हम लोग कांग्रेस से ही बाहर आए थे। और राष्ट्रवादी कांग्रेस जब हम लोगों ने बनाया था तो उस समय भी हम लोगों का सोचना यही था कि कांग्रेस विचारधारा को लेकर चलना है। तो कांग्रेस से और राष्ट्रवादी कांग्रेस मूल्यतः दोनों की विचारधारा एक है। नेतृत्व अलग हो सकता है लेकिन विचारधारा में कोई अंतर नहीं। विचारधारा में कोई और मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जिस तरह से पूरी ये राजनीति रही है 1.5 दशक की, शरद पवार और आपकी, क्या लगता है, उसी सवाल को मैं दोबारा करना चाहता हूँ कि आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस में जाके बहुत बड़ी गलती की है। अब आपको लगता है कि उस पार्टी का कोई भवितव्य नहीं है, इसके कारण आपने निर्णय लिया? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा करना होता तो बहुत पहले भी हम कर सकते थे, लेकिन 2099 से अब तक लगातार हम एनसीपी में बने रहे और हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि पार्टी को मजबूत किया जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम लोग कर नहीं पाए, समहाउ वो हो नहीं पाया। एक राष्ट्रीय पार्टी ज़रूर हम टेक्निकली राष्ट्रीय पार्टी बन गए, लेकिन सही मानों में एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने में हम लोग सफल नहीं हो पाए। धन्यवाद तारिक जी। थैंक यू।